ठंडियों का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यह समय सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम समय है जिसमें आप अपनी शरीर की रिकवरी कर सकती हैं। इस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में नेचुरली ही प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बल ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो बल है वह चंद्र से जोड़ा गया है और इस समय चंद्र ज्यादा समय तक रहता है। यानी कि इस समय रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति अपना वेट गेन करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, शरीर को बलशाली बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो इसी के लिए ठंडियों का मौसम सबसे उत्तम है। लेकिन ऐसा क्यों? अब यह जानने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों, कि ठंडियों का मौसम ही क्यों। होता क्या है कि ठंडियों के मौसम में हमारे रोमकूप, आपको पता है कि हमारे शरीर में जो हीट होती है वह अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, यानी कि ट्रांसफर होती रहती है और ये हीट ट्रांसफर होती है रोमकूप से। लेकिन इस समय क्या होता है कि ठंडियों के जाड़े के कारण, ठंडियों की ठंड के कारण जो हमारे रोमकूप होते हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं, वह बंद हो जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वह अंदर ही रह जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जठर अग्नि बढ़ जाती है, हमें भूख ज्यादा लगने लगती है। तो इसी जठर अग्नि के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि आप कर सकते हैं व्यायाम। जी हाँ, ठंडियों का मौसम, आयुर्वेद के हिसाब से ठंडियों का मौसम सबसे उत्तम है व्यायाम करने के लिए, क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय हमारे शरीर से वैसे ही पसीना नहीं निकलता और आपको पता है कि जैसे जैसे पसीना निकलता है वैसे वैसे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, हमारे शरीर की गंदगियां बाहर निकलती हैं। तो नियमित रूप से व्यायाम करना हमारे शरीर की गंदगी को नष्ट करेगा। और आप प्राकृतिक रूप से देखना कि जो गर्मियों का मौसम होता है, जो बरसात का मौसम होता है, उस मौसम में वैसे ही हमारे शरीर में ताकत कम रहती है और इस समय अगर हम ताकत लगाएंगे यानी कि व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन यही ताकत तब बढ़ने लगती है जब आती है शरद ऋतु, फिर उसके बाद आता है ठंडियों का मौसम, फिर धीरे धीरे करके यह ठंडियों का मौसम बढ़ता जाता है। और जिस समय ठंडियां ज्यादा रहती हैं उस समय हमारे शरीर का बल सबसे ज्यादा रहता है पूरे साल के कंपैरिजन में। अब आप व्यायाम तो करते हैं, लेकिन व्यायाम करने के साथ साथ आपको अच्छी डाइट का होना, अच्छे आहार विहार का सेवन करना ये भी जरूरी है। तो इसी के लिए नियम नंबर 4 कि आपको करना है स्निग्ध आहार का सेवन, यानी कि चिकने आहार का सेवन, जैसे कि दूध, दही, घी। आप कर सकते हैं उड़द का सेवन, नए अनाज का सेवन, जैसे कि नया गेहूं, नया जौ, नया चावल, क्योंकि ये सारे आहार क्या होते हैं कि ये बहुत पौष्टिक होते हैं। ये हमारी जठर अग्नि को ज्यादा देर तक काम करने के लिए ढाल देंगे। और अगर आप इस ठंडियों के मौसम में अगर ऐसे आहार का सेवन नहीं करेंगे तो यही जो अग्नि होती है, जो कि अभी हमने पहले जाना था कि ठंडियों के मौसम में हमारी जठर अग्नि बढ़ जाती है। तो अगर आपको जठर अग्नि को ज्यादा देर तक काम करने के लिए ढालना है तो आपको भारी आहार का, चिकने आहार का, जैसे कि दूध, दही, घी, ऐसे आहार का सेवन आपको लगातार रूप से करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो यही जो जठर अग्नि होती है वह आपके शरीर को जलाना शुरू कर देगी, आपके शरीर का क्षय करना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा कि आपका शरीर दिन पे दिन कमजोर होता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नियम नंबर 3। इसमें आप कर सकते हैं आसव, अरिष्ट और रसायन औषधि का सेवन। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसव अरिष्ट के बारे में पता होगा। आसव अरिष्ट के बारे में ऐसा कहा गया है आयुर्वेद की ऋतुचर्या अध्याय के हेमंत ऋतु में। तो इसमें महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि यह जो समय है ठंडियों के मौसम में हमें आसव, अरिष्ट और रसायन औषधि का सेवन करना चाहिए। अब इसमें हम कुछ आसव की बात करें तो द्राक्ष आसव सबसे उत्तम होगा। वैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, जैसे कि किसी की गर्म, किसी की ठंडी, किसी की ज्यादा गर्म और कम ठंडी। तो इसमें हर किसी की प्रकृति अलग अलग होती है। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहाँ पर मैंने द्राक्ष आसव इसलिए बोला क्योंकि ये ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। और आगे रसायन की बात करें तो जैसे कि ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, और जाने तो आमल की रसायन, अश्वगंधा, मुलैठी, सतावर, तो ये सारे अलग अलग रसायन होते हैं। इसका सेवन आप कर सकते हैं इस ठंड के मौसम में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो है कि तेल मालिश। इस ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारे शरीर में ड्राइनेस आने लगती है, हमारे शरीर में रुक्षता आने लगती है, हमारा शरीर रूखा सूखा होने लगता है। तो हमारी स्किन को बराबर रूप से चिकनाहट मिलती रहे, स्निग्धता मिलती रहे, तो इसमें आपको करना होगा नहाने से पहले तेल मालिश। और विशेष करके यहाँ पर कहा गया है कि तिल के तेल से मालिश, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है और वात के लिए सबसे उत्तम है तिल। इसमें आप तिल खा भी सकते हैं और तिल का तेल लगा भी सकते हैं। और शायद आपको पता होगा कि जो तेल का नाम है वह तिल को ध्यान में रखकर ही रखा गया है, यानी कि तिल,
तेल, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 नियम के बारे में, जो है कि प्रतिदिन स्नान करना। अब होता क्या है कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि ठंडे के मौसम में नहीं नहाते, क्योंकि रोज ठंडे पानी से स्नान करना, रोज हिम्मत करना, यानी कि ठंडे पानी से स्नान करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। होता क्या है कि जो ठंड का मौसम होता है वह तो चल रहा है, वह आपके नहाने से या न नहाने से रुकेगा नहीं। वह तो जिस समय पर आएगा उस समय पर ही आएगा और एक टाइम पर वह चला भी जाएगा। तो इसमें रोज स्नान करने की जरूरत ऐसी होती है कि जो हमारा शरीर होता है वह बाहरी एनवायरनमेंट से ढल जाता है, जिससे व्यक्ति को ज्यादा ठंड नहीं लगती। आप देखना कि जो व्यक्ति रजाई में होते हैं और एकदम से वह ठंड में आएंगे, यानी कि बाहर आएंगे, तब उनका शरीर एकदम से कपकपाने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करते हैं उनका शरीर ऐसा नहीं होता। इसलिए इस मौसम में आपको रोज स्नान करना ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।